Welcome dear student, welcome to all of you in my favorite YouTube channel Study with your mind focus सोनू विश्वकर्मा। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के वैद्युत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे फिजिक्स पोर्शन में आता है, जिसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम थोड़ा इंट्रो लेकर स्टार्ट करते हैं पाठ को। ठीक, तो स्टूडेंट, पहले आप जान लीजिए कि होता क्या है फिजिक्स। ठीक भाई, पहले आप जान लीजिए फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर्स लॉ। यही क्या है भाई? फिजिक्स है। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना ही क्या है भाई? भौतिकी। ठीक भाई, तो आप समझ लिए कि भौतिकी क्या होता है। तो हम कुछ और टर्म में भी बता देते हैं आप लोगों को। भौतिकी में हम ऐसी राशियों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक, उन राशियों को क्या कहते हैं भाई? भौतिक राशियां। ठीक है भाई, जिसको कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक भाई, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां क्या होती है भाई? ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं भाई? भौतिक राशियां कहते हैं। तो अगर हम भौतिक राशियों को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, तो ये जो भौतिक राशियां हैं भाई, ये जो भौतिक राशियां हैं, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में भाई? दो पार्ट में। वो पार्ट कौन कौन सा है? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका मूल राशियां, और जो दूसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्या? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। ठीक भाई, अब मूल राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, जरा इसे समझ लीजिए। मूल राशि कहने का अर्थ यह है भाई, मूल राशि कहने का अर्थ ऐसा है, ऐसी राशियां, क्या भाई? ऐसी राशियां जो सभी से क्या हों? सभी राशियों से स्वतंत्र हों, मतलब उन पर किसी प्रकार का रोक टोक ना हो। ठीक है भाई, ये क्या हो? सभी राशियों से मुक्त हों। उन्हें क्या कहते हैं भाई? मूल राशि कहते हैं। ठीक, टोटल भौतिकी में अगर बात करें तो आपका 7 मूल राशियां हैं। कितने भाई? 7 मूल राशि हैं। वह कौन कौन से हैं बताइए भाई, आप कमेंट करिएगा। तो वो 7 राशियां हैं आपका। पहला तो है ताप, लंबाई। ठीक है भाई, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, और क्या है भाई? समय, और क्या है? समय है, और क्या है भाई?
समय के साथ साथ देखिए हम तो ज्योति तीव्रता, और क्या है भाई, पदार्थ की मात्रा, और सातवां है आपका वैद्युत धारा। ठीक भाई, तो ये जो है इतने 7 जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मूल राशियां हैं। ठीक है, मूल राशियां क्या होती हैं? जो सभी राशियों से क्या हो भाई, स्वतंत्र हो। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां, या कहें मूल राशि क्या होती है भाई? स्वेच्छा से चुनी गई वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, उन्हें क्या कहते हैं भाई? मूल राशि। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे, स्वेच्छा से चुनी गई वो राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, उसे क्या कहते हैं भाई? मूल राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपने अभी अभी 7 राशियां देखी, आप लोगों ने देखा ताप, देखा लंबाई, देखी और क्या क्या देखा? समय देखा। समय के साथ साथ आप लोगों ने क्या देखा बताइए भाई? ताप देखा, लंबाई देखा, समय देखा, आप लोगों ने द्रव्यमान देखा, और क्या देखा भाई? ज्योति तीव्रता देखी, पदार्थ की मात्रा देखी, पदार्थ की मात्रा है, और क्या है? वैद्युत धारा। ये आपकी इतनी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मूल राशियां हैं। ठीक, और अगर हम दूसरी राशि की बात की जाए तो हमारा क्या है भाई? व्युत्पन्न राशि। ठीक भाई, जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? वे राशियां जो मूल राशियों पर क्या होती हैं? आश्रित होती हैं। क्या है भाई? वे राशियां जो मूल राशियों पर क्या होती हैं भाई? आश्रित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? व्युत्पन्न राशि। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं आयतन की। किसकी भाई? आयतन की। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है आयतन। तो यहाँ से देखेंगे इसमें भी लंबाई है एक प्रकार से, चौड़ाई भी क्या है? लंबाई है, और ऊंचाई भी क्या है? लंबाई है। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है भाई? ये कर रहा है निर्भर लंबाई पे। लंबाई मतलब कहें तो लेंथ पर, और लेंथ क्या है हमारा? ये है हमारा मूल राशि। तो कहीं न कहीं क्या है? व्युत्पन्न राशियां जो हैं वो क्या है? मूल राशियों पर निर्भर है। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आई। ठीक,
अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में और बताते हैं। जैसे फिजिक्स में हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंड हो गए। तो अगर हम साइज के आधार पर देखें, स्टडी ऑफ साइज ऑफ मैटर, ठीक, साइज ऑफ मैटर के आधार पर अगर हम देखें तो फिजिक्स की स्टडी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक भाई, वह दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो वह दो पार्ट हैं आपके। पहला क्या है भाई? बताइए आप लोग। साइज ऑफ मैटर के आधार पर देखें तो हम लोग भौतिकी को दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है भाई? सूक्ष्म भौतिकी, ठीक, दूसरा क्या है भाई? दूसरा है आपका, बताइए आप लोग, सूक्ष्म भौतिकी और खगोलीय भौतिकी। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड मेगास्कोपिक फिजिक्स। ठीक भाई, तो सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसी के अंतर्गत हमारा क्या जाता है भाई? क्वांटम फिजिक्स, और छोटे छोटे जितने भी कण हैं उन सभी का स्टडी हम कहाँ कर लेते हैं भाई? माइक्रो लेवल फिजिक्स, सूक्ष्म स्तर भौतिकी में। ठीक भाई, उसी प्रकार से अगर हम कहें कि हम बड़ी बड़ी पिंडों का अध्ययन करें, कहाँ करेंगे भाई? तो इसी आधार से अगर हम देखें तो हम बड़े बड़े जो पिंड हैं उनका अध्ययन कहाँ करेंगे भाई? हम बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन हम भौतिकी की जिन शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय स्तर भौतिकी। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम भाई? जैसे हम पूरी पृथ्वी की बात कर लें, कुछ बड़े बड़े ग्रह हो गए, तारे हो गए, नक्षत्र हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, ठीक भाई, उल्का पिंड हो गए, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, ठीक, बड़े बड़े कणों और निकायों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे भाई? खगोल भौतिकी। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? इतने में कोई समस्या? तो थोड़ा हम और देख लेते हैं, फिजिक्स के और सब पार्ट भी देख लेते हैं। तो फिजिक्स जो है हमारा बहुत बड़ा चीज़ है। बेसिकली आप जिस स्तर पर हैं आपको कम ही पढ़ना है। आप 10th में हैं तो आपको कम पढ़ना है। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ कुछ उसके पार्ट जो है डिराइव कर देते हैं। जैसे हो गया, फिजिक्स में होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग अध्ययन करते हैं किस चीज़ का? चार्ज का। ठीक भाई, अगर हम चार्ज को रुका हुआ मानकर अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक भाई, ठीक, अगर हम चार्ज को गतिमान मानकर करते हैं अध्ययन
तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक भाई, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, डायनेमिक्स मतलब गतिमान। ठीक भाई, उसी प्रकार से भौतिकी की अन्य शाखाएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा जो हो गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं हम लोग उष्मा गतिकी। अब बताइए आप लोग, उष्मा गतिकी से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर एक वर्ड आया है उष्मा, गतिकी। गतिकी मतलब गति, मतलब यहाँ पर हम किसकी गति का अध्ययन करेंगे? उष्मा। उष्मा कहाँ से निकलेगा भाई? ताप से, अर्थात हम किसका ओवरऑल अध्ययन करेंगे? ताप का। ठीक है, ताप के स्थानांतरण का अध्ययन भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। इतनी बात क्लियर हुई? चलें आगे। ठीक भाई, उसी प्रकार से आपका है मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में आप लोग अध्ययन करेंगे बहुत चीज़ों का, जैसे बल हो गया, वस्तु की इंटरनल बारे में, जैसे फोर्स हो गया, वर्क डन एनर्जी हो गई, इन सब के बारे में आप जो है अध्ययन करेंगे। दूसरा हो जाता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी एक भौतिकी का पार्ट है। मतलब द्रव किसी सरफेस पर कैसे दाब डालता है, इन सब का अध्ययन आप करेंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अध्ययन करने को मिलेंगी। ठीक भाई, तो अभी हम कुछ टॉपिक और बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। वह चीज़ क्या है समझ लीजिए आप। वह चीज़ है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक भाई, क्वांटिटी मतलब अगर हम बात करें राशि। अब देखिए, आपने स्टार्टिंग में देखा है कि हमने जो बात की थी राशि की, तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि एज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि के आधार पर अगर हम वहाँ पे अगर हम राशियों को देखें भौतिक राशि के आधार पर, तो वहाँ पर हमने दो पार्ट में बांटा था। पहला था आपका मूल राशि, दूसरा था व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार से अगर हम क्वांटिटी के आधार पर बांटें, मतलब अगर हम बात करें कि दिशा और परिमाण के आधार पर बांटें, तो जो राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, ज़रा देख लेते हैं उनको। तो ये राशियाँ जो हैं आपका वो दो प्रकार की होती हैं। पहला तो है आपका सदिश राशि, दूसरा है भाई अदिश राशि। अब समझिए भाई, सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक। अदिश राशि को हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक भाई, अब देखिए सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, जरा समझ लेते हैं। एक बात हम और समझ लेते हैं कि भौतिक राशि का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भौतिक राशि, ठीक, इसमें आपको जैसे कोई भी चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, एक आयतन की बात कर लें हम, आयतन की, तो आयतन जैसे अगर हम कहें कि किसी चीज़ का आयतन 3 घन सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वो क्या है? आयतन दिया रखा है 3 घन सेंटीमीटर। कहने का अर्थ यह है कि भौतिक राशि का जो स्ट्रक्चर है वह दो पोर्शन के आधार पर बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था इसका वॉल्यूम था,
तो ये देख रहे हैं, इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। एक तो ये वाला संख्या जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा ये वाला पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वैल्यू या फिर यूनिट ही कह लें। ठीक भाई, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहला तो है न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा है यूनिट। ठीक भाई, अब देखिए आप लोग, यह जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं परिमाण, अथवा क्या कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, संख्यात्मक मान। ठीक, इसके जो दाएं तरफ आपको बगल में दिखा रहा है जो कि है सेंटीमीटर, ये क्या है भाई, यह है इस आयतन वाली राशि का क्या है, ये मात्रक है। ठीक, तो मात्रक समझ में आया, परिमाण समझ में आया, क्या होता है मात्रक, क्या होता है परिमाण। अब आप समझ लेंगे कि मात्रक कहने का अर्थ यह है कि वो क्या बता रहा है, कि वह राशि क्या है। ठीक, इससे आपको मात्रक से पता चल जाएगा कि वो राशि क्या थी, क्या है। ठीक भाई, और इसकी वैल्यू जो है संख्यात्मक मान से आपको पता चल जाएगा परिमाण में वह वस्तु कितनी है। ठीक है, अब इस आधार से अगर हम देखें, अब अगर हम आपको समझाएंगे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, परिमाण और दिशा के आधार पे, तो आपको ज़्यादा क्लियरली स्पष्ट होगा। चलिए तो बिना समय के हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि किसके आधार पर भैया, परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण तथा दिशा के आधार पर। ठीक भैया, तो आपने देखा कि परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। पहला है आपका वेक्टर, जिसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक भाई, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका स्केलर, जिसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए भाई, अब हम आपको समझाते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक भाई, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, ऐसी भौतिक राशि, क्या भाई, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, सदिश राशि कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कि सदिश राशि क्या है, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें बल, बल को देखें तो बल एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है। क्या है भाई, सदिश राशि। अब देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 3 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लग रहा है, पूरब दिशा में, तो आप सभी लोग समझ गए कि ये क्या था, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कितना भाई, 3 न्यूटन, मतलब पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का बल, ये रहा, मान लेते हैं इतना बल 3 न्यूटन का। तो यही है कि दिशा आपको दिया है
कि किस दिशा में भाई, पूर्व दिशा में कितना न्यूटन, 3 न्यूटन। तो इसमें दो वैल्यू है, एक तो संख्यात्मक मान जो है 3, दूसरा है एन। एन भाई क्या है, एन है आपका न्यूटन, जो कि होता है बल का मात्रक। ठीक भाई, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये होता है। ठीक, उसी प्रकार से अन्य भौतिक राशियाँ जो कि सदिश हैं, सदिश में बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, जैसे आप बल को देख लिए। ठीक, उसी प्रकार से आप विस्थापन को भी देख सकते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है भाई, जैसे आपका घर यहाँ पर है ई बिंदु पर, ये है आपका स्कूल। ठीक है भाई, ये क्या है आपका स्कूल है, मान लेते हैं ये बी बिंदु पर है। अब इसके लिए आपको 3 रास्ता है। एक तो रास्ता ये है, ठीक, दूसरा रास्ता ये है, ठीक, तीसरा रास्ता आपका बीच में से था। ठीक है भाई, कहने का अर्थ यह रहा कि अगर आपका ये स्कूल था, ये स्कूल था आपका, ठीक है, ये आपका होम है, मतलब घर है। इसके जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका डायरेक्ट एकदम सीधे, एकदम ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई, नियरेस्ट डिस्टेंस। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कहने का अर्थ यह है भाई कि विस्थापन जो होता है आपका, विस्थापन यह 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है भाई, न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी, इससे न्यूनतम नहीं हो पाएगा। ठीक, यही सबसे न्यूनतम है। ये क्या है भाई, विस्थापन। समझ में आई ये बात। 2 वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है भाई, विस्थापन कहलाती है। ठीक, अब देखिए, यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। ये जो है ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आप विस्थापन बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। एक प्रकार की क्या है भाई, दूरी ही तो है, बिंदु ए से बी तक की दूरी। अब आप लोग पढ़ चुके हैं दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे समय, यही ना पढ़े हैं। तो मान लेते हैं ये क्या रहा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो गया भाई, विस्थापन को हम लोग यस या फिर कह सकते हैं डी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये बात समझ में आई। ठीक है भाई, तो ये होता है। अब देखिए, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको अदिश राशि बताते हैं। तो आप हेडिंग डालिए अदिश राशि। ठीक भाई, अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि कहें तो ऐसी राशि जिसको डिफाइन करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, अदिश राशि। ठीक भाई, जैसे अगर हम बात करें कि अदिश राशि क्या है। ठीक भाई, परिमाण है, इसके साथ क्या है, परिमाण है लेकिन दिशा क्या है, नहीं है। और सदिश में क्या था, परिमाण भी था और दिशा भी था। एक पॉइंट और आप जो है और जोड़ लेंगे सदिश में, क्या जोड़ेंगे भाई,
साथ ही साथ वो क्या है, सदिशों के योग का नियम का पालन करे। सदिशों के योग के नियम का पालन करे। ठीक भाई, आप लिख लीजिएगा। अभी हम बताते हैं कि क्या होता है अदिश राशि। अदिश राशि अभी आपने देखा कि अदिश राशि में क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन की आवश्यकता क्या है, नहीं है। ठीक, आपको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, जैसे हम कुछ आपको बता देते हैं। जैसे आपको कह गया लंबाई, ठीक भाई, लंबाई क्या है भाई, अदिश राशि। अब देखिए भाई, द्रव्यमान ये क्या है भाई, अदिश राशि। क्या आप जाते हैं मार्केट से, जैसे आपको कहा जाए कि 1 किलो क्या लीजिए, आलू लेते आइए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे मार्केट में जाएंगे और 1 किलो आलू लेकर चले आएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि 1 किलो आलू उत्तर दिशा में, 1 किलो आलू पश्चिम दिशा में दीजिए। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप सीधे कहेंगे क्या, 1 किलो आलू दीजिए। तो इसमें आपको किसकी आवश्यकता पड़ी, केवल मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की, जो कि कितना है, एक। एक यही है संख्यात्मक मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण। ठीक भाई, तो केवल आपको परिमाण की आवश्यकता हुई, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं हुई। तो ये क्या रह गया, ये था अदिश राशि। ठीक भाई, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना चैप्टर, जो कि क्या है भाई, वैद्युत धारा। ठीक भाई, अब देखिए यहाँ पर आपको वैद्युत, वैद्युत क्या होता है इसे समझ लीजिए। वैद्युत कहने का अर्थ यह है, ठीक, वैद्युत, वैद्युत में क्या करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एक ऐसा सर्किट देखेंगे जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बल्ब जल जाएगा और बुझ जाएगा। तो ऐसे बात का अध्ययन आप करेंगे वैद्युत चैप्टर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत क्या होता है। तो वैद्युत समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है, तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि वैद्युत क्या होता है। तो चलिए हम आवेश पर ही चलते हैं फिर। ठीक भाई, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैद्युत आवेश, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। होता क्या है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एक प्रकार का क्या है, पहली बात तो ये गुण है। अब देखिए, जैसे आप बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि ये कोई, मान लेते हैं ये कोई लड़का है, ठीक, ये इसका सर है और सर में इसके बाल हैं। ठीक भाई, ये एक पेन लिया है, ठीक, ये लड़के का पेन है, ठीक, इसने क्या किया, इसको हाथ से पकड़ा और अपने सर में क्या किया, रब किया। रब, रब का मतलब क्या होगा भाई, अपने सर में उसको रगड़ा। ठीक, तो रगड़ने से क्या हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके सर से इस पेन में चले आए। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन पेन में चले आए, या हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन पेन में से सिर में चले जाएं, मतलब बाल में चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह वस्तु जो है वह आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, आवेशित हो जाती है। आवेशित कहने का अर्थ है कि उसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपके सर में से इस पेन में चले जाएं,
हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन जो है इस पेन से आपके सिर में चले जाए, अर्थात कहने का अर्थ है बाल में चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी, जिसके कारण क्या होगा, वस्तु पर एक अलग प्रकार का नेचर शो होगा। ठीक भाई, वो नेचर कैसा रहेगा, आप देखिए। जैसे अगर हम कहें कि उसने चार्ज को रगड़ा, मान लेते हैं, अब देखिए थोड़ा सा स्टडी हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, या कहें ओवरऑल जितने भी पदार्थ हैं, सब किससे मिलकर बने हैं भाई, सब मिलकर बने हैं परमाणुओं से। परमाणुओं के मध्य में होता है नाभिक। नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक भाई, नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के चारों तरफ क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये होता है वृत्ताकार कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं। अब देखिए नाभिक का जो समस्त भार है वो कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है। परमाणु का जो समस्त भार है वो कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में। ठीक, ये क्या रहा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन। ठीक भाई, प्रोटॉन जो होता है वो आपका धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका ऋणावेशित होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश नहीं होता का क्या अर्थ है, मतलब वह क्या है, वैद्युत उदासीन है। ठीक भाई, अब देखिए वैद्युत आवेश को हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का ट्रिक है भाई, क्या है ट्रिक, ईंट पर नाच। ठीक, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, सर जे टॉमसन ने। ठीक, अब देखिए ये क्या है, पर। पर का मतलब क्या है भैया, पर का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ठीक भाई, और यहाँ पर क्या है, थर्ड वाली पोजीशन क्या है आपका, नाच। नाच मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। किसने की भाई, चैडविक ने। तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक भाई, अब चलिए वैद्युत आवेश को समझते हैं। तो वस्तु के अंदर जो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आया है, यही क्या था, वास्तव में यही क्या था, यही वैद्युत आवेश था। जैसे आप सिर में अपने बाल में, सूखे बाल में आप किसी कंघी को रगड़ें या फिर उससे बाल झाड़ें, तो ऐसी स्थिति में वो छोटे छोटे टुकड़ों को, ठीक भाई, ये जो कंघी है ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है भाई, आकर्षित करने लगता है। ठीक, ये आकर्षित क्यों करने लगता है, क्योंकि ये हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक भाई, ये आवेशित हो जाता है, इस कारण से ये क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जो आवेशित किए जाते हैं उन्हें वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक, वैद्युतमय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो आवेशित किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युतमय पदार्थ। ठीक भाई, अब बताइए थोड़ा सा आप लोग कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉन
कब वह अगर वस्तु पर जाता है तो कौन सा आवेश आता है, वस्तु से निकलता है तो कौन सा आवेश आता है, इस सब पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अगर हम मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, वस्तु ना कर कर कह दें हम कि ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, अगर इस पदार्थ से अगर हम बात करें, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ से, ठीक भाई, इस पदार्थ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकालें, ठीक, निकालें, मतलब इस पदार्थ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पदार्थ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के फलस्वरूप यह जो पदार्थ था वह धनावेशित हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालें तो कौन सा आवेश आता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक भाई, पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आवेश। ठीक है भाई, और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, नेगेटिव, जिसके कारण क्या हो जाता है, ओवरऑल पूरा जो वह परमाणु होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कौन सा चार्ज आता है भाई, नेगेटिव चार्ज आता है। इतनी बात क्लियर रहेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा इतने में। अब देखिए, यह जो वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज। आप इसको कंप्लीट लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हमने सिंबॉलिक रूप में लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये समझ में आ गया कि धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। तो धनावेश क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आवेश आता है उसे धनावेश कहते हैं। उसी प्रकार से जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अर्थात जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर जो आवेश आता है वो ऋण आवेश आता है। ठीक भाई, इतनी बात क्लियर रहे। अब देखिए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं भाई, क्यों से लिखते हैं। ठीक, वैद्युत आवेश को किससे लिखते हैं भाई, क्यों से लिखते हैं। अब देखिए, अब इसी तरह से एक बात और समझ लीजिए आप लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि जितने भी वैद्युत आवेश निकलते हैं, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब समझिए भाई, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश वह सदैव पूर्ण गुणज के रूप में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपको जो भी परमाणु या जो भी परमाणु होगा उससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सदैव पूर्ण गुणज के रूप में लिखेगा, मल्टीपल ऑफ इंटीजर फॉर्मेट में निकलेगा। कहने का अर्थ यह है कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो दो निकलेगा या तो तीन, मतलब गिनती के रूप में। ठीक, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उससे आधा इलेक्ट्रॉन निकल रहा या फिर तीन सही 2/1, ऐसा कुछ नहीं निकलेगा, वो सदैव इंटीजर रूप में निकलेगा। ठीक भाई, मतलब पूरा पूरा निकलेगा, ये बात रहेगा। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक भाई, इतनी बात क्लियर। तो आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है कूलाम। ठीक,
अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर कोई वैद्युत आवेश है, जैसे अगर हम एक प्रॉपर्टी और इसकी अध्ययन कर लेते हैं, ये जो समान आवेश होते हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे भाई, आकर्षित। कहने का अर्थ यह है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। और विषम प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकृति के आवेश को ही क्या कहा जाता है, सजातीय आवेश, मतलब एक ही प्रकार के आवेश। ठीक है, ये बात होती है। ठीक, तो ये इसका ये नेचर था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये चीज़ थर्ड पॉइंट क्या है आपका, वैद्युत धारा। ये पॉइंट आपका सब्जेक्टिव है, इसे आप केयर कर पढ़िएगा। देखिए भाई, अभी आपने पूरी इलेक्ट्रॉन समझ ली कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कैसे कैसे कोई सी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है तो कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है। और सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, राशियों के बारे में आपने अध्ययन किया। भौतिकी के कुछ थोड़े थोड़े वर्गों के बारे में आपने अध्ययन किया जो है। अब चलिए वैद्युत धारा को हम अध्ययन करते हैं। ठीक भाई, अब देखिए वैद्युत धारा क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये सर्किट है। अब देखिए इसमें क्या है, हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि हम किसी भी परिपथ में हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लेते हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं लेते हैं। इसका एक रीज़न है भाई, कभी भी हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही बात क्यों करते हैं, हम प्रोटॉन का बात क्यों नहीं करते, क्यों। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि नाभिक का जो समस्त मतलब जो परमाणु का जो समस्त भार है वो पदार्थ की किस में रहता है, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में रहता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। अब बताइए नाभिक सबसे भारी कण क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो है सबसे भारी कण, क्योंकि ये क्या है, इसमें पूरा भार इसमें निहित है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब बताइए आप किसे निकालना आसान रहेगा, इस अंदर वाले भारी चीज़ को या फिर जो बाहर घूम रहा है जिसे कम ऊर्जा देकर निकाला जा सकता है। तो आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है कम ऊर्जा देकर और जल्दी निकाला जा सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये कम ऊर्जा देकर आसानी से निकल आता है। हम लोग परमाणु में से प्रोटॉन को अभी तक अलग नहीं कर पाए हैं, इसलिए क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं, कम ऊर्जा देकर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ही पूरी स्टडी निर्भर करा देते हैं। ठीक भाई, तो आप समझिए कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश। ठीक भाई, वैद्युत आवेश क्या होता है आप समझिए इसको। जैसे ये हमने लगा दिया बैटरी, बैटरी का डिनोट करने का तरीका एक क्या है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव सिरे को मतलब रेड सिरे को, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो धन सिरे को प्रदर्शित करती है। ठीक भाई, अब देखिए सदैव धन वाले सिरे से क्या होता है, वैद्युत धारा निकलता है और ऋण वाले सिरे तक आता है। तो जो वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होती है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक भाई, ये होता है। और अगर हम वैद्युत धारा की दिशा की बात करें
तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, विपरीत दिशा होती है इसकी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विपरीत दिशा। कहें कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आप याद करेंगे कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि आप इधर देख रहे हैं कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव नेचर का है। तो नेगेटिव नेचर का है तो आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो पॉजिटिव की ओर भागेगा, भागेगा या नहीं भागेगा? क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव की ओर भागेगा, तो मतलब किधर जाएगा, नेगेटिव वाला उसको दूर भेजेगा, मतलब वो नेगेटिव से चलना प्रारंभ कर देगा और पॉजिटिव की ओर आएगा। ठीक, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव के पास आएगा। ठीक भाई, तो ऋण से प्लस की ओर किसकी दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। ये बात समझ में आई। अब देखिए आप लोग भाई, वैद्युत धारा, ये बात समझ में आई। तो यही कह रहे हैं हम कि किसी परिपथ में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है भाई, वैद्युत धारा कहलाती है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is known as current। ठीक भाई, कहने का अर्थ यह है कि किसी भी परिपथ में अगर हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो समय लगता है। ठीक भाई, प्रवाहित होने में तो समय लगेगा, तो समय के साथ जो प्रवाह की दर है उसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं भाई, वैद्युत धारा। ठीक भाई, तो वैद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू बटे टी। क्यों क्या है भाई, अभी आपने पढ़ा क्यों क्या है, आवेश है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, टी क्या है भाई, टी है समय। समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकेंड होता है। इस आधार से आप लोग आई क्या होता है, वैद्युत धारा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग यहाँ से एक आई का मात्रक निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा इसका मात्रक। और कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें आगे, चलिए चलते हैं फिर। अब हम समझते हैं कि परिपथ क्या होता है, व्हाट इज सर्किट। परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं हम लोग, परिपथ। आप लोग जानते हैं पथ माने क्या होता है, रास्ता। ठीक, तो क्या है, ये वैद्युत धारा का रास्ता है, इसीलिए क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ। वैद्युत धारा के रास्ते को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको दो इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक भाई, यहाँ पर आपको दो इमेजेस शो हो रहे हैं। पहले इमेज में आपको लाइट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, दूसरे में आपको बुझा हुआ दिख रहा है। अब देखिए, पहले में ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट बल्ब जल रहा है, दूसरे में क्यों नहीं जल रहा। इसका कारण है इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक इसका सर्किट क्लोज था, चलते चलते बैटरी के पॉजिटिव तक आ गया। ठीक, कहेंगे तो ये क्या हो गया, सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने के कारण ये क्या हो गया, जल गया। ठीक, अर्थात जब भी कोई परिपथ बंद रहेगा तो ऐसी स्थिति में धारा जो है पूरे परिपथ में आसानी से फ्लो हो जाएगी। ये बात रही। और सेकेंड चीज़ है हमारा
कि जब भी कहीं पर परिपथ ब्रेक हुआ होगा, ठीक, ये क्या है, खुला परिपथ, ये क्या था, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ में धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, ठीक। अब इसी को हम कुंजी से अलग कर देते हैं, बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए स्विच। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह चीज़ यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सर्किट जो होता है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ तक तो धारा आई, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, लेकिन सर्किट के टर्मिनल पे यहाँ पे जहाँ पे स्विच लगा है इसके टर्मिनल पर रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी टच में नहीं है। तो जैसे ये टच में आ जाएंगे वापस से धारा क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी और ये बल्ब जो है वो जलना प्रारंभ कर देगा, ठीक। ये बात होगी, ये जलना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। तो यही है कि सर्किट क्या होता है, आप लोग जान चुके हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं हम लोग, सर्किट कहते हैं। ये बात क्लियर रहेगी आपको, ये बात क्लियर रहेगी। परिपथ, इंग्लिश में इसको सर्किट कहते हैं। आप लोग प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और समझ ना आए तो दोबारा से इसको जो है वापस से देखिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं, वो चीज़ क्या है देखिएगा। अभी आप लोग जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश जो है सदैव पूर्ण गुणज के रूप में किसी वस्तु अथवा पदार्थ पर जाता है। मतलब इस वस्तु से निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, ये आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा इंटीजर मल्टीपल में निकलेगा, मतलब पूर्णांक के रूप में निकलेगा, ठीक भाई, ये बात रहेगी। अब हम इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्यों बराबर लिखते हैं, N इंटू ई। तो ये होता है आवेश का फॉर्मूला। अब हम जानते हैं I बराबर होता है Q अपान टी। तो यहाँ से Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं N इंटू ई अपान टी से। तो I बराबर हो जाएगा हमारा N इंटू ई और बटे टी। एक नई फार्मूला ये हो जाती है, ठीक भाई, ये आपका एक नई फार्मूला हो गया। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है भाई, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपको समय दे देगा तो आप धारा का परिकलन कर लेंगे, ठीक। बात यही है, इतना एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक एम्पियर, आई क्या है, धारा। तो वैद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह का समय दर, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो उम्मीद है जितनी बातें हमने बताई अभी तक उसमें कोई संदेह नहीं होगा, अर्थात वो बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ बातें ऐसी हों जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर कर बता दीजिएगा, ठीक भाई। तो हम आपको उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आप नियमित तौर से अपनी जो है पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम हो जाएगा, सब लोग आराम से जो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करिए भाई, इस वीडियो को पहले आप लोग लाइक करिए। अगर सही, अगर आपको समझ में आता है ये वीडियो तो आप क्या करेंगे भाई, लाइक करेंगे, ठीक भाई। आप लाइक करेंगे इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक भाई, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएंगे, ठीक भाई, ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो जाए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको देखेंगे यहाँ से रेड कलर का बटन रहता है, उसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है रेड कलर से। उसके बगल में आपको एक बेल आइकन, घंटी की तरह आइकन दिख जाएगा, उसको भी प्रेस कर कर यहाँ पर 3 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड, नन।
तो आपको ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। ये जो घंटी है इस पर टैप कर कर आपको क्या कर देना है, ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक। ताकि जो भी आपको यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। इंफॉर्मेशन मीन्स नोटिफिकेशन, ठीक भाई। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें ना समझ में आई कमेंट में कीजिए, ठीक भाई। तो हम उसको अवश्य देखेंगे और हम उसको बताएंगे भी, ठीक भाई। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल क्या है हमारा, स्टडी विथ योर माइंड फोकस सोनू विश्वकर्मा, ठीक दोस्तों। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।